चलिए, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका इस लेक्चर सीरीज में, जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं 10th क्लास का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 का बात कर रहे हैं। तो हमने इसे 10th क्लास का चैप्टर नंबर 1 में प्रश्नावली 1.1 प्रश्नावली 1.2 को कंप्लीट किया था पूरा। ठीक है, आज हम लोग पढ़े हैं प्रश्नावली 1.3 को। ठीक है, तो इसमें क्या है कि हम लोग पढ़े कि एक परिमेय संख्या पढ़े हैं, एक पढ़े हैं अपरिमेय संख्या। तो हम लोग इस प्रश्नावली में अपरिमेय संख्या जो होती है उसको सिद्ध करेंगे कि ये अपरिमेय संख्या है, तो ये क्यों अपरिमेय संख्या है ना। और तो वो सब के बारे में हम लोग क्या करेंगे, इस प्रश्नावली में पढ़ेंगे। तो ये जो लेक्चर है इसमें हम लोग अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने के बारे में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। और यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं ये आपके हर एक एग्जाम में, आप चाहे अर्धवार्षिक परीक्षा हो, चाहे आपका जो भी सेंटअप परीक्षा होते हैं, या फिर आपका मैट्रिक परीक्षा हो जाएगा, हर एक एग्जाम्स में एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का रहता है। ठीक है, 3 या 4 नंबर के क्या रहते हैं, पक्का यहाँ से एक क्वेश्चन रहते हैं। और ये जो आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं ये थोड़ा सा आसानी से समझ में नहीं आता है। ठीक है चीज़, तो इसको अच्छा से हम लोगों को क्या करना है, समझना है। ठीक है, तो इस प्रश्नावली को सिद्ध करने के लिए ये जो हम लोग का अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करने के लिए 2 चीज़ का जानकारी होना बहुत जरूरी है, जो हम लोग अभी क्या करने वाले, पढ़ने वाले हैं। एक क्या है, एक परिमेय संख्या। ठीक है, एक अपरिमेय संख्या, उसका परिभाषा क्या होता है। तो हम लोग परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं, आप लोग 9th क्लास में भी पढ़ चुके होंगे, है ना। और 10th क्लास में भी मैंने स्टार्टिंग क्लास में क्या बताया था। तो सबसे पहले परिमेय की संख्या पर बारे में हम लोग क्या पढ़े हैं कि परिमेय संख्या वो संख्या होते हैं जिसे हम क्या कर सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ Q को 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और P और Q जो होता है वो क्या होना चाहिए, एक पूर्णांक संख्या होना चाहिए। यहाँ तक हमने क्या किया था, पढ़ा था। लेकिन हम लोग परिमेय संख्या का और अच्छे से जो डिफिनेशंस होता है, परिभाषा होता है, उसके आगे उसको भी क्या करेंगे, पढ़ेंगे। उसके बाद एक परिमेय 1.3 है, उसको पढ़ेंगे। उसके बाद इतना जानकारी हो जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस पे जाएंगे और क्वेश्चंस को लगाना स्टार्ट करेंगे, तब हम लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले परिमेय संख्या को पढ़ने का। तो यहाँ पे मैंने बोर्ड में लिख दिया है, यहाँ पे बोलता है कि यदि कोई संख्या को हम यदि परिमेय संख्या बोल रहे हैं, ठीक है, कोई संख्या को परिमेय संख्या बोल रहे हैं, तो वो संख्या पे क्या होना चाहिए, P/Q एक परिमेय संख्या है। यदि कोई P/Q एक परिमेय संख्या है तब Q को 0 के बराबर तो नहीं होना चाहिए, तो हम लोग को पहले से पढ़े हैं। और यहाँ पे बोलता है तो P एंड Q, जो भी ये P है और Q जो है वो P एंड Q के में एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। तो अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड के बारे में हमने कल पढ़ा था, है नहीं। उभयनिष्ठ क्या होता है, जो दोनों संख्या में होगा, P में और Q में, दोनों मतलब क्या होगा, कॉमन होगा, गुणनखंड नहीं होगा। उभयनिष्ठ गुणनखंड इसका मतलब क्या बोल रहा है कि P एंड Q क्या होगा, सह अभाज्य होगा, को प्राइम नंबर होगा। ठीक है, यही तो हमने देखा था। चलो इसको डिस्कस करते हैं। देखो 1/2 है ना, ये एक परिमेय संख्या है, जहाँ पे P बराबर कितना है, 1 है, Q बराबर कितना है, 2 है। ठीक है, तो ये एक परिमेय संख्या है। लेकिन हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 10/5/10 भी लिख सकते हैं। ये भी तो एक परिमेय संख्या होगा, लेकिन इसका मान कितना है, बराबर है 1 के 2। तो ये भी इसके बराबर और भी लिख सकते हैं हम लोग। क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, 10/ क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 20 भी लिख सकते हैं। ये भी इसी के बराबर है। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं हम लोग, 25/ क्या लिख सकते हैं आप, 50 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखो, ये सारे संख्या क्या है, बराबर है। ठीक है, सारे संख्या क्या है, बराबर है। लेकिन क्या इसको सारे संख्या तो परिमेय संख्या तो है, क्योंकि P/Q के रूप में परिमेय संख्या है। लेकिन यदि हम ये सारे संख्या को एक नंबर लाइन, जो हम लोग एक संख्या रेखा पढ़े थे, संख्या रेखा, इस संख्या रेखा में दर्शाएंगे। मान लो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, और इधर कहीं पे मान लो 2 है। ठीक है, इस संख्या रेखा में यदि ये सारे संख्या को दर्शाना चाहेंगे तो क्या सारे के जगह अलग अलग होंगे क्या, यहाँ पे सारे के जगह अलग अलग नहीं होते हैं, एक ही जगह इसका होता है। ठीक है, क्योंकि सारे संख्या बराबर हैं, क्योंकि इसको भी काटोगे तो वही आ जाएगा। 5 क्या है, 5 × 2 10, 10 क्या दे, 10 दूनी 20, 25 का 25, 25 दूना 50। मतलब हर एक जगह क्या आ रहा है, 1/2 ही आ रहा है। 1/2 क्या आ रहा है, 2 ही आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि संख्या रेखा में हर एक संख्या का केवल एक ही जगह है। मतलब ये जो सारे संख्या जो दिख रहे हैं परिमेय संख्या के एग्जाम्पल मैंने लिए हैं, उसके सारे एक ही जगह है। 1/2 पॉइंट का होता है, 0.5 होता है, मतलब यही जगह केवल इसका क्या है, जगह है। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज़ को बोलता है कि यदि P/Q एक परिमेय संख्या है तो Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए बोलता है, और P एंड Q का एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे इस चीज़ को समझना है। यहाँ पे चलो हमने लिया है कि 1/2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब हमारा P बराबर कितना है, 1 है, और Q बराबर कितना है, तो आपका 2 है।
यदि हम इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड करेंगे तो उभयनिष्ठ गुणनखंड करेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, तो ये तो एक ही हो गया। और 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 1 लिख सकते हैं ना, 2 गुना क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग 1 से गुना किसी को भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे बोलता है कि 1 के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। ये लाइन को समझो, अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। इसका मतलब देखो, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, मतलब दोनों में उभयनिष्ठ कौन सा है, तो 1 है। उभयनिष्ठ मतलब होता है कॉमन, कॉमन का मतलब होता है कि दोनों में होना चाहिए, पी एंड क्यू में दोनों का में गुणनखंड में आना चाहिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो इसमें पी एंड क्यू जो होता है वहाँ पे बोलता है कि 1 के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, कोई भी 1 के अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। अब एग्जांपल के लिए मैं लेता हूँ, यहाँ पे 1/, इसके बराबर में क्या था हमने लिया था, तो 5/10 था। अब यहाँ पे 5/10 भी एक परिमेय संख्या है, लेकिन इसका हम लोग क्या निकालते हैं, p बराबर कितना है, 5 है, q बराबर कितना है, 10 है। अब इसका हम लोग गुणनखंड करेंगे तो हम लोग इसका गुणनखंड को 5 गुना 1 लिख सकते हैं, और 10 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 10 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 2 गुनी 5 गुनी 1 लिख सकते हैं। 2 5 10 क्या 10, तो 10, तो हम लोग 10 को ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे दोनों संख्या पे ध्यान से देखो, एक हम लोग का उभयनिष्ठ गुणनखंड तो 1 तो मिल गया, लेकिन 1 के अतिरिक्त और 5 भी एक ऐसी संख्या है जो क्या है, हम लोग का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ठीक है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तो ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये पी एंड क्यू की जगह में केवल हम लोग का उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा 1 रहेगा, तब हम लोग उसको क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या बोलेंगे, है ना। यहाँ तक समझ में आ गया, तो पहला चीज़ समझ में आ गया आप लोग को। ठीक है, तो परिमेय संख्या का डेफिनेशन हमने देख लिया। अब देखते हैं परिमेय 1.2 को देखते हैं ध्यान से, इसको समझना ध्यान से। यहाँ पे बोलता है कि मान लीजिए p क्या है, एक अभाज्य संख्या है। यदि p एक अभाज्य संख्या का क्या मतलब हो गया कि उसको हम लोग भाग नहीं दे सकते हैं कोई भी चीज़ से, केवल खुद और 1 के अलावा कोई भी चीज़ से भाग नहीं दे सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि उसका जो गुणनखंड होता है वो 1 और स्वयं के अलावा कोई अदर संख्या नहीं होता है, कोई अलग संख्या उसका गुणनखंड नहीं होता है। तो यहाँ पे बोलता है कि p एक अभाज्य संख्या है, तो p यदि p a² को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी, जहाँ a क्या है, एक पूर्णांक है। अब समझो इस चीज़ को ध्यान से, यहाँ पे बोलता है p क्या है, एक अभाज्य संख्या है। अब हमने अभाज्य की संख्या के बारे में क्या पढ़ा था, अभाज्य संख्या कौन कौन सा था, 2 था, 3 था, और क्या था आपका 5 था, 7 था और 11 था। ये सारी संख्या ऐसे करके बढ़ रहे थे, ये हो गया आपका अभाज्य संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे बोलता है कि p यदि कोई अभाज्य संख्या है, या मतलब 2 3 5 7 ऐसे कोई संख्या है, तो यदि p जो है, p मतलब इसमें कोई भी संख्या ले लो, p है, वो यदि a² को विभाजित करती है, मतलब वो क्या करता है, उसको विभाजित करता है, भाग करता है, तब क्या होगा, p a को भी विभाजित करेगी, जहाँ a क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है। अब इस चीज़ को ध्यान से समझते हैं अच्छे से, a क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, तो यहाँ पे p का मान कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे a धनात्मक पूर्णांक बोला है, तो धनात्मक पूर्णांक के बारे में क्या जानते हैं, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, ऐसे करके बढ़ते जाता है ना, ये हो गया धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, इस चीज़ को समझने के लिए कोई एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे p का मान क्या बोला है कि यदि p क्या है, अभाज्य संख्या है, तो इसमें से कोई भी चूज कर सकते हो। चलो 3 को चूज करते हैं, तो p को हमने चूज किया 3। ठीक है, और a क्या होगी, तो एक धनात्मक पूर्णांक होगी। a क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक होगी, इसका मतलब इसमें से कुछ भी ले सकते हैं धनात्मक पूर्णांक। लेकिन यहाँ पे इस चीज़ को कंडीशन दिया हुआ है कि p a² को विभाजित कर रहा है, इसका मतलब इसका जब स्क्वायर करेंगे तब उसको p से क्या होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए। तो इसका स्क्वायर कौन सा करेंगे, तो 3 को ही लेते हैं, a को लेते हैं 3। ठीक है, अब क्या बोलता है, ध्यान से समझना। यहाँ बोलता है यदि ये क्या है, अभाज्य संख्या, और ये क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है, तो p a² को यदि विभाजित करता है, तो यहाँ पे देखो p 3 है। ठीक है, p बराबर 3 है, और इसका a का स्क्वायर करेंगे तो a का स्क्वायर इसका कितना हो जाएगा, a का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, मतलब 3 तिया कितना आ जाएगा, 9। अब देखो a² को 9 को, अब ये यदि विभाजित करता है, तो ये विभाजित कर रहा है ना, ये विभाजित कर रहा है, 3 तिया 9 होता है, पूरी विभाजित कर रहा है। तो यहाँ पे बोलता है कि यदि p a² को विभाजित करता है, तब क्या करेगा, p a को भी विभाजित करेगा, a को भी विभाजित करेगा, ये बोलता है। अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं, यदि p a² को विभाजित कर रहा है तो p a को भी विभाजित करेगा, मतलब a का मान कितना हम लोग का 3, a का मान 3 है और p का मान कितना है, 3 है, तो ये भी तो इसको विभाजित कर रहा है, ये भी तो विभाजित कर रहा है।
ठीक है। तो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल्स लेके समझा कि यहाँ पे क्या समझा, यदि p क्या है, एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या मतलब 2, 3, 5 इसमें से कुछ भी हो सकता है। तो यदि p जो है a स्क्वायर को विभाजित करता है, यहाँ पे देखो p जो है a स्क्वायर मतलब 9 हो गया, और यहाँ पे पूरा विभाजित कर रहा है, तो इसका p जो है a को भी विभाजित करेगा। ठीक है, यहाँ पे समझो चीज़ को, यदि p a स्क्वायर को विभाजित करता है तो p a को भी विभाजित करेगा, ये बोलता है परिमेय आपका। ठीक है, तो चलो यहाँ तक समझ में आ गया। तो चलिए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि दोनों पूरा रिलेटेड है, दोनों को समझेंगे तभी हम लोग को इसका जो सिद्ध करना है उसको समझ पाएंगे। ठीक है, तो चलो क्वेश्चंस को हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, फिर अच्छे से क्या करेंगे समझेंगे इस चीज़ को। अब यहाँ पे क्वेश्चंस आपके पास है कि सिद्ध करना है कि √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। देखो यहाँ पे क्वेश्चंस में 3 क्वेश्चन है, आपका एग्जाम्पल्स में √2 है, √3 है, और क्वेश्चंस में प्रश्नावली में √5 है। तो ये तीनों बस एकदम सेम बनेंगे, पूरी एकदम क्या बनेगा, एक ही जैसे बनेगा। बस वहाँ पे चेंज हो जाएगा कि 3 की जगह यदि √5 है तो 3 की जगह 5 आ जाएगा, बस वही चेंज होगा। लेकिन बनने का जो तरीका है वो एकदम सेम है तीनों के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक को एक्सप्लेन करता हूँ और आप लोगों को क्या करना है, तीनों को बनाना है। ठीक है, तीनों एकदम बिल्कुल सेम जैसे बनेगा, तो यहाँ पे टेंशन नहीं लेना है। तो हम लोग को देखो, हम लोग को सिद्ध करना है क्या है, √3 जो है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने पहले भी अपरिमेय संख्या जब पढ़ रहे थे तो देखा था कि √3 होता है, √2 होता है, √5 होता है, या फिर पाई होता है। ये सारे कौन सा संख्या होता है, तो अपरिमेय संख्या होता है, ये हमने देख चुका है। लेकिन यहाँ पे इसको सिद्ध करना है, प्रूव करना है कि ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो देखो जब भी हम सिद्ध करते हैं ना, हाँ हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग को सिद्ध करना है कि √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, ये सिद्ध करना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या मानते हैं कि इसको हम लोग क्या मानते हैं कि ये √3 क्या है, एक परिमेय संख्या है, ये मान लेते हैं, जैसे उसका उल्टा मानते हैं। ठीक है, यहाँ पे अपरिमेय संख्या प्रूव करना है, तो हम लोग को क्या करेंगे, √3 को माना कि √3 एक क्या है, परिमेय संख्या मानते हैं, परिमेय संख्या है, मान लेते हैं, माने हम लोग। ठीक है, संख्या है मान लेते हैं। ठीक है, परिमेय संख्या मान लेते हैं। अब हम लोग √3 को परिमेय संख्या मान लिए हैं, इसका मतलब क्या है, √3 को p/q के रूप में दिखा सकते हैं। क्या कि दिखा सकते हैं, p/q के रूप में दिखा सकते हैं। इसका मतलब हम यहाँ से लिख सकते हैं कि √3 बराबर a/2 लिख सकते हैं ना, क्योंकि हमने यहाँ पे परिमेय संख्या मान लिया तो उसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा √3 बराबर a/2। ठीक है, मतलब ये परिमेय संख्या है, तो ये भी एक परिमेय संख्या हमने मान लिया। जहाँ पे a और कहाँ ये होगा, जहाँ a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा, 1 केवल होगा। हमने जो देखा था वो वाला फॉर्मूला का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, गुणनखंडन 1 है। ठीक है, गुणनखंडन क्या है, 1 है, हमने यहाँ पे बता दिया। परिमेय संख्या मान लिया, और मैं बोल रहा हूँ कि a और b का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है केवल एंड केवल कितना है, 1 है। मतलब 1 के अलावा उसका कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड है, ये हम लोग क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। ठीक है, अब देखो, ठीक है, अब यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, ये जो b है उसको इधर लेके आता हूँ, तो यहाँ पे b आ जाएगा आपका, और यहाँ पे आ जाएगा 3 आ जाएगा, और इधर क्या बचेगा आपका, a बचेगा। ठीक है, मैंने क्या किया, बस b को उठा के ये साइड में बराबर से इधर ले आया, ये भागा में था तो इधर आके क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा। अब क्या करता हूँ मैं, दोनों तरफ अब वर्ग करने पर, वर्ग मतलब स्क्वायर होता है ना, करने पर दोनों तरफ क्या कर रहा हूँ, वर्ग कर रहा हूँ। वर्ग मतलब क्या होता है, स्क्वायर। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर हम लोग को क्या मिलेगा, b√3 वर्ग मतलब होता है स्क्वायर, बराबर कितना हो जाएगा, इधर भी स्क्वायर। मतलब दोनों साइड में क्या लगा दिया मैंने, दोनों का स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, स्क्वायर लगा दिया। अब हम लोग का क्या बचेगा, यहाँ पे देखो b, इसका यहाँ पे स्क्वायर है और ब्रैकेट में √3 है और b भी है, तो दोनों का एक बार क्या होगा, गुना। तो b का स्क्वायर, तो b का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे √3 का गुना हो जाएगा, तो √3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, है ना। और हम लोग क्या जानते हैं कि यदि रूट है और स्क्वायर भी है तो यहाँ पे सीधा सीधी क्या निकलता है, 3। अब कैसे निकलता है, क्योंकि देखो √3 है, यहाँ पे स्क्वायर है। अब रूट का मतलब क्या होता है, इसका पावर कितना होता है, 1/2, और इसका स्क्वायर कितना है, 2। तो यहाँ पे 2 कट जाएंगे तो बचेगा कितना, केवल 3 बचेगा। इसका मतलब √3 का स्क्वायर करेंगे तो केवल हम लोग के यहाँ पे क्या बचेगा, 3, और यहाँ पे क्या आ गया, a का स्क्वायर मिल गया। तो हम लोग को यहाँ से क्या मिला, यहाँ पे ये चीज़ मिल गया। अब एक चीज़ को ध्यान से समझना, यहाँ पे 12 एक संख्या लेते हैं 12। अब इसका हम गुणनखंड करते हैं तो गुणनखंड आपका क्या हो जाएगा, 2 2, और क्या मिलेगा आपका 3। ठीक है, ध्यान समझो इस चीज़ को। हमने एक संख्या लिया क्या, 12,
12 का गुना में कौन कौन सा है? 2 गुनी 2 गुनी 3 है। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि 12 का गुणनखंड एक 2 है और 3 भी क्या है? उसका गुणनखंड है। अब गुणनखंड में से कोई भी गुणनखंड को उठा लो, चाहे 2 को उठा लो, 3 को उठा लो, चाहे किसी को भी उठा लो। अब इसमें क्या करो, इसमें भाग दो। चलो हम लोग 2 को उठा लेते हैं, तो ये देखना पूरा पूरी क्या करेगा? इसको भाग देगा। हम लोग कोई भी गुणनखंड को इसका उठा लो, ये इसको पूरा पूरी क्या करेगा? 3 चौके 12, मतलब पूरा पूरी क्या करेगा? भाग करेगा। ये हम लोग जानते हैं। मतलब कोई भी संख्या का गुणनखंड है, यदि उसका गुणनखंड से इसको भाग करेंगे तो वो पूरा पूरी उसको क्या करेगा? भाग देगा, है ना? पूरा पूरी भाग देगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे चीज़ को, यहाँ पे देखो, ये ए स्क्वायर है। ए स्क्वायर बराबर कितना है? तो बी गुनी 3। इसका मतलब यहाँ पे क्या समझ सकते हैं कि ए स्क्वायर जो है, ए स्क्वायर का बी स्क्वायर और 3 क्या है? एक गुणनखंड है। ठीक है, ए स्क्वायर का 3 और क्या है? बी स्क्वायर क्या है? गुणनखंड है। ये बोल सकते हैं, है ना? बोल सकते हैं। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि अतः, तो यहाँ पे हम जो 3 है, वो 3 है, वो ए स्क्वायर को विभाजित कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे था 12 क्या था? 2 क्या था? इसका गुणनखंड था, तो इसको पूरा पूरी विभाजित कर रहा था। वैसे ही क्या होगा? 3 किसका गुणनखंड है? तो ए स्क्वायर का। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि 3 ए स्क्वायर को विभाजित करेगी, विभाजित करता है। बोल सकते हैं ना? करता है। ये हम बोल सकते हैं विभाजित करता है, क्योंकि इसका देखो ए स्क्वायर का ये दोनों क्या है? गुणनखंड है। इसका मतलब ये भी बी स्क्वायर भी इसको पूरा पूरी विभाजित करेगा और 3 भी इसको क्या करेगा? पूरा पूरी विभाजित करेगा। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि 3 जो है ए स्क्वायर को क्या करती है? विभाजित करती है। बोल सकते हैं, है ना? बोल सकते हैं। और हमने परी में 1.3 में क्या पढ़ा था कि यदि कोई संख्या यदि कोई संख्या p है, वो ए स्क्वायर को विभाजित करती है, तो वो p किसको विभाजित करती है? a को भी विभाजित करती है। तो वहाँ से परिमेय, इसलिए परिमेय यहाँ बोल सकते हैं कि परिमेय 1.3 से, ठीक है, 3 से यहाँ पे देखो 3 a को विभाजित कर रहा है, तो परिमेय 1.3 से क्या बोल सकते हैं कि 3 a को भी विभाजित करेगी, a को भी विभाजित करेगी। बोल सकते हैं, बोल सकते हैं ना? ठीक है, परिमेय 1.3 में हमने क्या देखा था कि p क्या है? ए स्क्वायर को विभाजित करती है, तो p a को भी विभाजित करेगी। तो यहाँ पे भी देखो, अब यहाँ पे देखो ए स्क्वायर का गुणनखंड कौन सा है? तो 3 है और b स्क्वायर है गुणनखंड। ठीक है, तो यहाँ पे 3 जो है ये किसको विभाजित करेगी? a को पूरा पूरी विभाजित करेगी। और हमने परिमेय 1.3 में पढ़ा था, उसके अनुसार यदि 3 a स्क्वायर को विभाजित करती है, तो इसलिए परिमेय 1.3 से 3 a को भी क्या करेगी? विभाजित करेगी। 3 a को भी विभाजित करेगी। ठीक है, यहाँ तक समझ में? अब आगे देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम। अब क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ मानता हूँ। ठीक है, माना, क्या मानता हूँ मैं? एक c मानता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ मैं a बराबर 3c मानता हूँ। क्या मानता हूँ? a बराबर मैंने 3c मान लिया। ठीक है, इसको मान लिया मैंने। 3c क्या है? तो c एक क्या है? कोई पूर्णांक संख्या है जिसको हम यहाँ पे क्या कर दिए? a बराबर 3c मान लिए। ठीक है, 3c क्या मान लिया? जहाँ क्या है? c क्या है? जहाँ c एक पूर्णांक है, तो मैंने क्या मान लिया? a बराबर c मान लिया। ठीक है, a बराबर c मान लिया। अब यहाँ पे एक चीज़ है, यहाँ पे हम लोग को ये मिला है, इसको एक समीकरण 1 मान लेते हैं। अब देखो a बराबर 3c माने, तो यहाँ पे a है ना। अब a की जगह में हम लोग क्या करेंगे? इसका मान को क्या करेंगे? यहाँ पे रखेंगे, रखेंगे। तो अर्थात लिख देता हूँ, अर्थात a का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक में क्या करते हैं? रख देते हैं। तो समीकरण 1 कौन सा है आपका? b गुनी 3 है, b स्क्वायर गुनी 3 है, तो b स्क्वायर गुनी यहाँ पे 3 आ जाएगा, बराबर इधर कितना था? a स्क्वायर। तो a की जगह में कितना है? 3c, तो a की जगह में हमने मान लिया 3c का स्क्वायर कर लिया। ठीक है, समीकरण 1 हम लोग का कौन सा था? ये वाला था। तो a का मान कितना मान लिया हम लोग? 3c करके मान लिया। तो वहाँ पे a का मान को क्या कर दिया? रख दिया। ठीक है, यहाँ तक समझ में? अब यहाँ पे निकालो इसको, तो यहाँ पे b स्क्वायर गुनी 3 ही होगा, बराबर यहाँ पे 3 का स्क्वायर एक बार 3 का स्क्वायर 2 बार होगा, तो 3 तिया कितना होते हैं? 9।
और यहाँ पे c, तो यहाँ पे c का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब इधर क्या करते हैं, मैं ये जो b है उसको क्या करते हैं, 3 जो है उसको क्या करते हैं उधर लेके चले जाते हैं। तो इधर क्या बचता है आपका b स्क्वायर बराबर 9/c स्क्वायर, यहाँ पे गुना या फिर यहाँ पे 3 है। अब देखो 3 तिया कितना हो गया, 9 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, b स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 3c का क्या आ गया, स्क्वायर आ गया, 3c का स्क्वायर आ गया। अब देखो यहाँ पे जो a स्क्वायर बराबर कितना आया था, 3 गुनी b स्क्वायर आया था। यहाँ पे क्या आया हम लोग का, b स्क्वायर बराबर कितना आया, तो 3 गुनी c आया, 3 गुनी c आया। इसका मतलब क्या हुआ कि b स्क्वायर का गुणनखंड कौन कौन सा है, तो 3 है और c है। इसका मतलब ये हुआ यदि 3 और c इसका गुणनखंड है, इसका मतलब 3 से इसको भाग देंगे तो पूरा पूरी क्या करेगा, विभाजित करेगा। और c स्क्वायर को भी क्या करेगा, पूरा पूरी क्या करेगा, विभाजित करेगा b स्क्वायर को। ठीक है, क्यों, क्योंकि b स्क्वायर का गुणनखंड 3 और c है। तो यहाँ से हम लोग सेम चीज़ जैसे यहाँ पे बोले थे वही लिख सकते हैं ना। अतः हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, अतः यहाँ पे 3 जो है वे किसको विभाजित करेगा, b स्क्वायर को। अतः 3 b स्क्वायर को क्या करेगा, विभाजित करेगा, क्योंकि गुणनखंड है, विभाजित करेगा, है ना। क्या करता है, विभाजित करता है या फिर विभाजित करेगा, इसीलिए विभाजित करेगा, इसलिए परिमेय कौन सा 1.3 से क्या बोल सकते हैं कि 3 किसको विभाजित करेगा, 3 किसको विभाजित करेगा, एक b को भी विभाजित करेगा। तीन को भी विभाजित करेगा, ये हम बोल सकते हैं ना। ठीक है, ये हम बोल सकते हैं कि 3 जो है वो b स्क्वायर को विभाजित करेगा। और हमने परिमेय 1.3 में क्या पढ़ा था कि p कोई संख्या है वो यदि a स्क्वायर को विभाजित करता है तो p a को विभाजित करेगा। तो हम लोग परिमेय से यहाँ का क्या लिख सकते हैं कि 3p b स्क्वायर को कर रहा है तो 3b को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा, ये हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, ये हम लोग बोल सकते हैं। अब ध्यान से चीज़ को समझना, अब यहाँ पे एक a संख्या निकला, ये कि कौन विभाजित कर रहा है, 3 विभाजित कर रहा है। मतलब a का गुणनखंड यहाँ पे क्या क्या आ गया, a का गुणनखंड आपको 3 मिल गया, है ना। 3 एक गुणनखंड मिल गया क्योंकि विभाजित कर रहा है। और यहाँ पे b बराबर कितना है, हम लोग क्या निकाले, 3 किसका गुणनखंड है, b का भी गुणनखंड है। तो यहाँ पे b का भी क्या मिल गया, आपका 3 गुणनखंड मिल गया। ठीक है, चीज़ को ध्यान से समझना इस चीज़ को। यहाँ पे हम क्या निकाल रहे थे कि a देखो, a का गुणनखंड कितना मिला हम लोग को, 3 मिला। और यहाँ पे b का भी गुणनखंड कितना मिला, 3 मिल गया। लेकिन हमने यहाँ पे जब यहाँ पे एज्यूम कर रहे थे, यहाँ पे हम लोग मान रहे थे इसको परिमेय संख्या, तब हमने क्या लिखा हुआ कि a और b, यहाँ पे b का लिख देना, a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 है, बोला था केवल 1 है। तो यहाँ पे इसको तो 1 लिख सकते हैं, यहाँ भी 1 लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे 1 तो उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया, लेकिन 1 के अतिरिक्त कौन सा हो रहा है, 3 भी एक ऐसा संख्या है जो a और b का क्या मिल रहा है, हम लोग का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ठीक है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो यहाँ पे तो परिमेय संख्या को नहीं मान रहा है। हम लोग पढ़े थे कि परिमेय संख्या a/b होता है, जहाँ पे a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल और केवल 1 होगा। मतलब उसका जब गुणनखंड करेंगे तो केवल एक ही ऐसा संख्या होगा जो दोनों में होगा। लेकिन यहाँ से हमने क्या प्रूव किया कि 1 के अतिरिक्त 3 भी एक ऐसी संख्या है जो दोनों का क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग जो यहाँ पे जो माना था, इसको परिमेय संख्या जो माना था, इस चीज़ को नहीं मान रहा है, इसको क्या कर रहा है, विरोधाभास कर रहा है ना। इस चीज़ को गलत कर रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे a/b माना था, तो वहाँ पे हमने क्या माना था, उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल और केवल 1 होगा। लेकिन हमने जो यहाँ पे क्या निकाला, तो 1 के अतिरिक्त 3 भी एक ऐसी संख्या है जो दोनों का क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। इसका मतलब जो भी हम लोग माना था वो गलत है। अब जो भी हम लोग माना था वो गलत है, तो हमने क्या माना था, एक परिमेय संख्या माना था, तो ये गलत है, तो कौन सा संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, है ना। तो ऐसे करके क्या करते हैं, प्रूव करते हैं इसको। ठीक है, जो माने थे हम लोग गलत हो गया, तो ये क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, तो राइटिंग थोड़ा ख़राब है, थोड़ा माफ़ करना। a और b का सहअभाज्य होने का विरोध करता है। विरोध करता है ना। सहअभाज्य को होने का विरोध करता है। सहअभाज्य मतलब क्या होता है, उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 होगा। लेकिन हमने यहाँ पे देख लिया 1 के अतिरिक्त 3 भी है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि a और b का सहअभाज्य होने का विरोध करता है।
इसीलिए √3 क्या है, √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है बोल सकते हैं, अपरिमेय संख्या है ये बोल सकते हैं, है ना। अपरिमेय संख्या है ये बोल सकते हैं, क्यों? क्योंकि इसका एक के अतिरिक्त क्या है, 3 भी एक ऐसी संख्या है जो क्या है, उसके उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ठीक है, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड है तो हम लोग जो भी माने थे वो क्या हो गया, गलत हो गया। इसका मतलब परिमेय संख्या माने थे तो हम लोग का वो संख्या क्या हो जाएंगे, अपरिमेय संख्या हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे करके क्वेश्चंस बनता है। तो यहाँ पे देखो सिमिलरली जैसे हम मैंने बनाया है वैसे ही √2 का बनेगा और √5 का भी क्या होगा, बनेगा। और यहाँ पे बनने के बाद ये क्या निकलेगा कि ये तीनों संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, मतलब हम लोग यहाँ पे सिद्ध कर चुके हैं कि √3, √2 और √5 क्या है, आपका अपरिमेय संख्या है। अब आगे का कुछ क्वेश्चंस है इसको इसका यूज होगा कि ये अपरिमेय संख्या है, ये यूज होगा। ठीक है, तो आगे के क्वेश्चंस को क्या करते हैं देखते हैं। अब देखो एक्सरसाइज में डायरेक्ट चलते हैं। एक्सरसाइज में भी कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है, उसको मैं सॉल्व करूंगा। और ये सारे क्वेश्चन जैसे यहाँ पे √3 का बना है तो वैसे √2 और √5 का भी सेम वही कॉन्सेप्ट से क्या होगा, बन जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे एक्सरसाइज का 1.3 का पहला जो क्वेश्चन है वो √5 को सिद्ध करना है। तो मैंने जैसे बताया था √3 का मैंने बताया था, तो सेम ही टाइप से एकदम बनेगा बिल्कुल भी। ठीक है, सेम टाइप से बनेगा, तो इसको मैं नहीं बनाता हूँ। यहाँ पे सेकेंड नंबर पे चलते हैं। सेकेंड नंबर पे बोलता है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, प्लस 2 √5 कितना है, एक अपरिमेय संख्या है। ये हम लोगों को क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, तो ये बहुत ही शॉर्ट में बनता है। अब कैसे बनता है ये देखना है, क्योंकि हमने क्या किया है, हमने √5 को क्या सिद्ध कर चुके हैं, √5 को हम लोग सिद्ध कर चुके हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसको इसमें सिद्ध कर चुके हैं। ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या हम लोग क्या कर चुके हैं, सिद्ध कर चुके हैं। किसको, √5 को। तो ये चीज़ को ध्यान रखना, √5 को क्या कर चुके हैं कि एक अपरिमेय संख्या है, वो हम लोग क्या कर चुके हैं, प्रूव कर चुके हैं अभी तक। ठीक है, अब हम लोग को प्रूव करना है 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या, इसको सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए सेम करेंगे, क्या मानेंगे इसको, माना कि क्या मानेंगे, जैसे इसका उल्टा मानते हैं तो 2 √5 एक परिमेय संख्या मानेंगे, है ना, परिमेय संख्या है मानेंगे, मान सकते हैं ना। परिमेय संख्या यदि हम मान लिए तो हम लोग 3 + 2 √5 को क्या लिख सकते हैं, P/Q मतलब A/Q के रूप में लिख सकते हैं, है ना। बटे के रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब यहाँ पे लिख लिया। अब चीज़ को क्या करना है, देखो ध्यान से, यहाँ पे √5 है, इसके अलावा जो भी चीज़ बच रहा है उसको हम लोग इधर ले जाएंगे, है ना। तो सबसे पहले देखो 2 √5, ये एक अलग पद है, देखो यहाँ पे प्लस है तो इसके आगे भी क्या है, प्लस है। इसका मतलब ये उधर चला जाएगा, तो उधर किस में आएगा, क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। प्लस वाले बराबर से जाके उधर माइनस हो जाते हैं। अब देखो √5 के क्या है, 2 जो है गुना में है, तो गुना है तो वो कहाँ जाएगा, भागा में जाएगा। क्या जाएगा, भाग में जाएगा। तो √5 यहाँ पे कर देते हैं, 2 को भी उधर ले जाते हैं तो ये चला जाएगा आपका भागा में, सबके भागा में चला जाएगा। तो इसीलिए मैं इसको ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ ये। ठीक है, ब्रैकेट में क्या करता हूँ, बंद कर देता हूँ। बस यहाँ बन गया। बस अब चीज़ को समझना है, यहाँ पे चीज़ को समझना है। अब हम लोग जब इसको परिमेय संख्या माने थे तो हम लोग A और B को क्या मानते हैं, ठीक है, A और B को क्या मानते हैं, जहाँ यहाँ क्या मानते हैं इसको, जहाँ A और B एक पूर्णांक है मानते हैं ना, पूर्णांक है मानते हैं। और भी क्या मानते हैं कि A और B का जो सह अभाज्य होगा, ठीक है, सह अभाज्य कितना होगा, तो 1 होगा, ये मानते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे A और B को क्या मान लिया, पूर्णांक मान लिया। अब इसका देखो, यहाँ बराबर है, यहाँ बराबर है। अब बराबर के इधर साइड वाला को देखो, यहाँ पे क्या है, 1/2 है, तो 1 भी पूर्णांक है, 2 भी पूर्णांक है, और हम लोग भी इसको पूर्णांक माने हैं। इसको भी क्या माने हम लोग, पूर्णांक संख्या माने हैं। तो ये सारे संख्या, ये जो तीनों संख्या होगा वो कौन सा संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा, नहीं होगा, परिमेय संख्या होगा ना, परिमेय संख्या होगा, है ना। क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। इसको मैं लिखता हूँ, देखो ध्यान से समझना चीज़ को, ध्यान से। यहाँ पे A और B का पूर्णांक, A और B पूर्णांक बोलते हैं, तो इसका मतलब कोई भी एक मान रख के देखते हैं, तो देखते हैं कि ये परिमेय संख्या आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या निकाला, ध्यान समझो चीज़ को, √5 = 1/2 A B माइनस ब्रैकेट 3 निकाला। अब ये जो दाहिने साइड में है, दाहिने साइड को ध्यान से देखो, हम लोग का इसमें बोलता है कि A और B एक पूर्णांक है, तो कोई 2 पूर्णांक लेके हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं।
ठीक है, कोई दो पूर्णांक लेके देखते हैं। तो एक और बी का पूर्णांक सिंपल से ले लो, 1/2 ही ले लो। ठीक है, इसका मतलब 1 बराबर a और b बराबर कितना ले लिया हमने, 2 ले लिया। क्योंकि पूर्णांक लेना है तो पूर्णांक में कुछ भी हो सकता है आपका। ठीक है, तो हमने क्या ले लिया, a बराबर b और a बराबर ले लिया। अब इसको कैलकुलेट करो, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1/2 है। a का मान कितना लिया, 1 दिया, इसका मान कितना लिया, 2 लिया, और इधर कितना है, 3 है। तो सबसे पहले ब्रैकेट वाला वो करो। तो ब्रैकेट में हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा ना। एलसीएम से फिर इसको गुना करेंगे तो केवल एंड केवल कितना बचेगा आपका, कितना बचेगा आपका, 1 बचेगा। माइनस एलसीएम से फिर इसको गुना होगा तो -3 दूना कितना होगा, 6 बटे कितना आएगा आपका, 2। अब देखो यहाँ पे 1/2 गुनी 1 में 6 घटाओ तो कितना आ जाएगा, -5 बटे कितना आएगा, 2। तो यहाँ पे ये संख्या -5 बटे कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। अब ये -5/4 कैसे संख्या है, तो p/q के रूप में क्या कर रहे हैं, उसको दर्शा पा रहे हैं ना। इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या परिमेय संख्या है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि जो भी ये दाहिने साइड में है, यदि आप a और b का मान को आप एक पूर्णांक लेते हैं तो ये दाहिने साइड का जो आएगा ये कौन सा संख्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा। ठीक है, परिमेय संख्या होगा। अब देखो ये बराबर साइन का क्या मतलब होता है, यदि आपका दाहिने साइड का परिमेय संख्या है तो ये भी तो एक परिमेय संख्या होगा ना, ये भी तो एक परिमेय संख्या होगा, क्योंकि आपका दाहिने साइड का परिमेय है और उसके बराबर में √5 है तो ये भी तो एक परिमेय संख्या होगा। लेकिन इससे पहले हमने क्या प्रूव किया है कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये हमने देख चुके हैं कि √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो हिसाब से क्या होना चाहिए कि ये परिमेय संख्या है तो इसको भी परिमेय संख्या होना चाहिए इसके हिसाब से। लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या देख चुके हैं कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या हम लोग देख चुके हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे जो भी तथ्य हम जो भी तथ्य हम बोल रहे हैं, जो भी बात बोल रहे हैं, वो किसको विरोधाभास कर रहा है, विरोधाभास कर रहा है कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, इसको क्या कर रहा है, विरोधाभास कर रहा है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि a एंड b, चूँकि यहाँ पे लिख सकते हैं कि चूँकि a और b, जो मैंने वहाँ पे बताया था वही चीज़ को लिख रहा हूँ। ठीक है, चूँकि a एंड b जो है क्या है, एक पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है, इसलिए पूर्णांक संख्या है, इसलिए रूट जो कितना है आपका, 5 है ना, इसीलिए √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। लेकिन हमने क्या देखा था पहले, √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। मतलब जो भी ये तथ्य बोला जा रहा है वो तथ्य क्या है आपका, वो तथ्य क्या है आपका, विरोधाभास कर रहा है। मतलब वो तथ्य क्या है, गलत है ना, वो तथ्य क्या है, गलत है। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, परंतु इस तथ्य का, मतलब जो भी हम लोग बोल रहे हैं, तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है। विरोधाभास प्राप्त होता है। ठीक है, मतलब जो भी हम लोग बोल रहे हैं वो सही नहीं है। इसलिए क्या होगा, इसलिए हम लोग देखो ये इसको परिमेय संख्या माने थे, तो परिमेय संख्या माने हैं तो जो भी हम लोग तथ्य जो यहाँ पे निकाले हैं उसको विरोधाभास प्राप्त होता है। मतलब क्या होता है, गलत होता है। तो हम लोग का क्या होगा, ये परिमेय संख्या नहीं होगा, क्या संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। इसीलिए 3 + 2 √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ऐसे सिंपल से करके क्या करेंगे, बनेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन का ध्यान समझा, मैं और एक बार समझा देता हूँ। ठीक है, क्योंकि नहीं समझ में आएगा तो ध्यान समझा। यहाँ पे क्या बोलता है, क्वेश्चन क्या बोलता है कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये बोल रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चंस में अपरिमेय संख्या बोल रहा है, इसको हम लोग को सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए हम लोग क्या माने, जस्ट इसका विपरीत मान लिए। विपरीत माने तो क्या माने कि 3 + 2 √5 जो है वो क्या है, परिमेय संख्या मान लिया। अब जब हम इसको परिमेय संख्या मान चुके हैं तो हम लोग इसको क्या दिखा सकते हैं, p/q के रूप में दिखा सकते हैं। मतलब हम लोग p को हम लोग क्या लिखे हैं, a/b के रूप में लिखे हैं। मतलब कि क्या है, a/b के रूप में दिखा सकते हैं, जहाँ पे a और b क्या होता है, पूर्णांक होता है, जो हम लोग परिमेय संख्या का परिभाषा में पढ़े हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या किया कि ये √5 को छोड़ के सारे जो संख्या है उसको हमने दाहिना साइड कर दिया। तो ये प्लस में था, यहाँ पे नेगेटिव में चला जाएगा। ये गुना में था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, भागा में आ जाएगा। अब यहाँ पे दाहिने जो साइड है, ये दाहिने साइड का जो है
उसमें यदि a और b क्या है, एक पूर्णांक संख्या है, वही चीज़ को यहाँ पे लिखा हुआ है। यदि a और b एक पूर्णांक संख्या है, इसलिए √5 को क्या होना चाहिए, परिमेय संख्या होना चाहिए। √5 एक परिमेय संख्या है बोल रहा है, क्योंकि देखो a का मान कुछ भी पूर्णांक तुम ले लोगे तो ये जो दाहिने साइड का जो संख्या आएगा, जैसे हम लोग यहाँ पे निकाले हैं, वो संख्या क्या आएगा, एक परिमेय संख्या आएगा। अब इसके बराबर कौन सा है, √5 है, तो ये परिमेय संख्या है, तो इसके बराबर √5 है। इसके हिसाब से क्या आना चाहिए, ये जो बोल रहे हैं उसके हिसाब से इसको भी परिमेय संख्या आना चाहिए, इसको भी परिमेय संख्या आना चाहिए। लेकिन हमने जस्ट ही पहला क्वेश्चन में क्या डिस्कस किया है कि √5 एक अपरिमेय संख्या, हम लोग उसको सिद्ध कर चुके हैं। इसका मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है कि जो भी बात यहाँ पे बोला जा रहा है वो बात यहाँ पे गलत हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। और हम लोग का गलत क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने इसको माना है परिमेय संख्या। और यदि इस यहाँ पे गलत हो रहा है और इसको हम लोग परिमेय संख्या माने हैं, तो ये सही होने के लिए क्या होगा, ये परिमेय संख्या ना होकर क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, अपरिमेय संख्या होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, इसीलिए क्या है, 3 + 2 √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ऐसे करके क्वेश्चन क्या करते हैं, बनते हैं। अब सारे क्वेश्चन सेम टाइप से ही बनेंगे। ठीक है, यहाँ पे 2 प्रकार का सिद्ध हो रहा है। हमने पहले में क्या देखा कि √2, √3 और √5 अपरिमेय संख्या को सिद्ध किया। उसके बाद में अभी जो आगे क्वेश्चन है या फिर इस टाइप का क्वेश्चन क्या करेंगे, बनता है। तो और 1-2 क्वेश्चन को देखते हैं ताकि आप लोग का इसका समझ में अच्छा से आ जाएगा। चलिए, अब 3rd नंबर का पहला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। इसमें क्या बोलता है कि 1/√2 वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, तो इसको क्या करना है, सिद्ध करना है आपको। ठीक है, इसको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो इसको भी सेम जैसे हम लोग पिछला क्वेश्चन को बनाए थे ना, सेम क्या करेंगे, वैसे ही बनाएंगे। क्या करेंगे, वैसे ही बनाएंगे। तो ध्यान देना यहाँ पे 1/√2। इससे पहले एक चीज़ बता दूँ कि √2 को हम लोग पहले ही क्या प्रूव कर चुके हैं, क्या सिद्ध कर चुके हैं कि ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। हम लोग पहले ही क्या कर चुके हैं, इसको सिद्ध कर चुके हैं। ठीक है, सिद्ध कर चुके हैं। लेकिन 1/2 क्या अपरिमेय संख्या है या नहीं है, उसको हम क्या करते हैं, सिद्ध करते हैं। तो ये अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, तो हम लोग इसको फिर से मानेंगे। माना कि 1/√2 है, √2 एक परिमेय संख्या है। क्या मान लेते हैं, परिमेय संख्या है मान लेते हैं। अब जब हमने इसका परिमेय संख्या मान लिया तो हमने क्या कर सकते हैं कि 1/√2 को p/q के रूप में दिखा सकते हैं। इसका मतलब a/p के रूप में दिखा सकते हैं, a/b के रूप में, जहाँ पर क्या होगा, जहाँ a और b एक क्या होगा, पूर्णांक होगा, है ना। a और b क्या है, एक पूर्णांक है। अब सेम चीज़ क्या करना है कि √2 को ऊपर के लेके जाना है। ठीक है, √2 को एक साइड में करना है। तो √2 यहाँ पे बटे में है, उसको क्या करते हैं, उधर ले जाते हैं। तो उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, आपका गुना में आ जाएगा। ठीक है, गुनी a/ क्या हो जाएगा, b/1। ठीक है, ये हो जाएगा। अब क्या करते हैं कि a/b को बराबर से इधर लेके आते हैं। तो उधर केवल छोड़ना है हम लोग को, √2 को छोड़ना है। तो b क्या था, b आपका भागा में था, तो इधर आके क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा। और a गुना में था तो आपका नीचे आ जाएगा। इसका मतलब हम लोग को एक ये समीकरण मिल गया। ठीक है, ये a क्या मिल गया, एक समीकरण मिल गया। अब ध्यान से यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन, बस समझना है यहाँ पे चीज़ को। यहाँ पे b/a क्या बोला है, b/a वो क्या बोला है कि √2 बोला है। ठीक है, यहाँ पे बोला हुआ है। इसका मतलब ध्यान समझोगे, यहाँ पर हम लोग a और b को क्या माने, पूर्णांक। तो पूर्णांक हम लोग का क्या होता है, पूर्णांक हम लोग का 0 भी होता है, 1 2 3 4। ठीक है, इधर बढ़ते जाएगा। फिर माइनस भी हम लोग का होता है। ये सारे संख्या क्या होता है, पूर्णांक संख्या होते हैं, ये हमने देखा था। अब यहाँ पे a और b का कोई भी तुम मान लेके देखो, कोई भी मान लेके देखो। यदि b = 1 लिखे देखो, a = 3 लेके देखो। ठीक है, अब इसको यहाँ पे पुट करो तो यहाँ पे b/a है, तो b का मान वहाँ पे a लिए हैं और 3। तो ये संख्या क्या दिखा रहा है कि ये क्या है, एक p/q के रूप में दिखा रहा है ना। मतलब 1/3 क्या है, एक परिमेय संख्या है बोल सकते हैं। ठीक है, परिमेय संख्या बोल सकते हैं। अब ध्यान से सुनना चीज़ को, यहाँ पे बस यहीं पे इसका आंसर है, आगे बनेगा ही नहीं। अब देखो यहीं पे इसका आंसर क्या है, यहाँ पे हमने निकाला b/a बराबर है √2, बराबर है √2। अब b और a क्या है, तो एक पूर्णांक संख्या है। अब इस पूर्णांक संख्या में कोई भी संख्या उठा लो a और b के जगह में, तो उसको यहाँ पे पुट करोगे तो ये जो बाएं साइड का यहाँ पे जो मिल रहा है वो एक क्या होगा, ये क्या होगा, बाएं साइड का जो संख्या मिल रहा है ये क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। क्योंकि b और a क्या है, एक पूर्णांक है। और ये दोनों यदि परिमेय संख्या हो गया तो उसके बराबर कौन सा है, √2 है।
बराबर है रूट 2। इसका मतलब ये परिमेय संख्या होगा तो ये इसको भी परिमेय संख्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। लेकिन हम लोग पहले क्या प्रूव कर चुके हैं कि रूट 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, प्रूव कर चुके हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी चीज़ हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं ये चीज़ क्या है, गलत है, ये सही नहीं है। ठीक है, अब सही कब होगा? अब हमने माना क्या था, इसको क्या माना था, परिमेय संख्या माना था। ठीक है, तो हम लोग का सही तब होगा जब क्या बोलेंगे कि 1/√2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, बोलेंगे तभी ये तथ्य क्या होगा, सही होगा। ये तथ्य क्या होगा, सही होगा, है ना। तो यहाँ पे वो चीज़ है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि यहाँ अतः, यहाँ पे लिखते हैं अतः ए और बी एक क्या है, पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक क्या है, संख्या है। अब ए और बी पूर्णांक संख्या है तो ये संख्या क्या होगा, परिमेय होगा, तो उसके हिसाब से ये भी परिमेय संख्या होगा। ठीक है, इसलिए मैं इसको पूरा लिखता हूँ। इसलिए ये बाईं ओर की संख्या, बाईं ओर की संख्या एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, बाईं ओर की क्या है, परिमेय संख्या है। तो उसके हिसाब से बाईं ओर की परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या होना चाहिए। ठीक है, परिमेय संख्या होना चाहिए। इसीलिए क्या है, रूट 2 क्या है, रूट 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है, रूट 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब इसके हिसाब से ये परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या होगा, लेकिन ये बात क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं चूँकि इस तथ्य का विरोधाभास होता है। विरोधाभास होता है। ठीक है, मतलब ये तथ्य क्या है, गलत है। विरोधाभास होता है मतलब उसका विरोध करता है। इसीलिए क्या हो जाएगा कि 1/√2 क्या हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। एकदम सिमिलर लास्ट क्वेश्चन है वैसे ही है, बस इस चीज़ को यहाँ पे समझना है कि यहाँ पे क्या है, ये दोनों एक क्या है, पूर्णांक है। तो यहाँ पे ए बी और बी के जगह में कोई भी मान ले लो तो ये हम लोग का मिलता है परिमेय संख्या। तो यहाँ पे बराबर रूट 2 है, इसका मतलब इधर का परिमेय संख्या है, उसके बराबर इधर वाला है, तो इसको भी परिमेय संख्या होना चाहिए। लेकिन हम लोग पहले प्रूव कर चुके हैं कि रूट 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। मतलब जो भी यहाँ पे बोला जा रहा है उस तथ्य क्या है, उस तथ्य को क्या करता है, विरोधाभास करता है। और यदि विरोधाभास करता है, जो हम लोग क्या माने थे, परिमेय संख्या माने थे, तब इसको विरोधाभास होता है तो ये संख्या क्या हो जाएंगे, अपरिमेय संख्या हो जाएंगे। ठीक है, बस यही चीज़ को क्या करना है, समझना है। और एक क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट वाला, इसी टाइप का क्वेश्चन, ताकि आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे क्या है इसका। ठीक है, चलिए ठीक है, अब देखते हैं लास्ट नंबर, एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, जो एकदम सिमिलर टू जो पिछले 2 क्वेश्चन बनाए हैं, सिमिलर उसी टाइप से बनेगा, लेकिन समझने के लिए हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो एक लास्ट नंबर क्वेश्चन है, और इसके अलावा जो भी क्वेश्चन बच रहा है उसको आप लोग को सॉल्व करना है। ठीक है, तो एक लास्ट नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और इसे क्या करते हैं, और भी क्वेश्चन को क्या करते हैं, क्लियर करते हैं। ठीक है, जो भी डाउट्स आ रहे हैं। फिर यहाँ पे क्या करना है, 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे इसको सिद्ध करना है कि 6 + √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करना है ना। तो सिद्ध करना है तो अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, तो हम लोग क्या मानेंगे, इसको क्या मानेंगे, जस्ट उल्टा मानेंगे। ठीक है, तो परिमेय का उल्टा क्या होता है, अपरिमेय का उल्टा क्या होता है, परिमेय। तो माना कि ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, मान लेते हैं परिमेय संख्या है। अब जब हमने मान लिया परिमेय संख्या है तो इसको हम लोग P/Q के रूप में दिखा सकते हैं। मतलब यहाँ पे मैंने A और B ले रहा है तो A/B के रूप में क्या कर सकते हैं, जी हाँ दिखा सकते हैं। जहाँ पर A और B क्या होगा आपका, एक क्या होगा, पूर्णांक होगा, पूर्णांक है। ठीक है, जहाँ पे A और B क्या है, पूर्णांक है। सेम चीज़ यहाँ पे क्या करेंगे कि √2 को छोड़ के बाकी चीज़ को कहाँ करना है, उधर भेजना है। तो यहाँ पे √2, ये अलग पद क्या है, 6 है, तो ये प्लस में है, उधर जाके क्या हो जाएगा आपका माइनस। तो A/2 यहाँ पे हो जाएगा माइनस आपका 6।
ठीक है, बस ये क्वेश्चन बन गया। अब बस समझना है चीज़ को। यहाँ पे क्या आया, √2 बराबर a बटे क्या है 6 आया। अब सेम चीज़ यहाँ पे a और b क्या है, एक पूर्णांक संख्या है, तो पूर्णांक संख्या का कोई भी मान ले लो। मैं यहाँ पे लेता हूँ a बराबर 5 और b बराबर लेता हूँ 11। कोई भी मान आप ले सकते हैं, माइनस में, प्लस में, जीरो भी ले सकते हैं। a और b पूर्णांक बोला है तो पूर्णांक संख्या में कोई भी संख्या ले लो, उसके बाद यहाँ पे पुट करके देखो इधर। ठीक है, इधर क्या करो, लगा के देखो। तो यहाँ पे a का मान कितना लिया है ना 5 और इसका मान कितना लिया है 11, तो 5 बटे 11 और इधर कितना हो गया, माइनस क्या आ गया 6। अब इसको करके देखते हैं, तो 5 माइनस 11 छक कितना होते हैं आपका 66 बटे कितना आ गया 11, और 66 में आप 5 घटाएंगे तो बचेगा 61 बटे कितना बचेगा 11, और यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब ये संख्या को देखो, ये p बटे q के रूप में आया है नहीं आया है। ठीक है, जो भी -11 बटे 66 आया है वो कौन सा फॉर्म में आया है, p बटे q के रूप में आया है। तो कोई भी संख्या को यदि हम p बटे q के रूप में दिखा सकते हैं, वो कौन सा संख्या होते हैं आपका, परिमेय संख्या होते हैं। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि यहाँ पे ये जो दाहिने साइड का संख्या है, ये संख्या यदि a और b एक पूर्णांक है तो ये संख्या क्या होते हैं, एक परिमेय संख्या होते हैं, जो हमने अभी देखा। कोई भी मान ले लो, पुट करके देखो, ये क्या आएंगे, परिमेय संख्या आएगा। अब जब ये परिमेय संख्या हो गया तो इसके बराबर है √2, तो इसको भी क्या होना चाहिए, परिमेय संख्या होना चाहिए। लेकिन हमने पहले देख चुका है क्या कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या देख चुका है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो भी चीज़ हमने यहाँ पे बोल रहे हैं वो चीज़ क्या है, सही नहीं है, वो क्या है उसको, तो यहाँ पे इसको विरोधाभास पड़ता है। इसका मतलब क्या होगा कि √2 परिमेय संख्या ना होके क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि इसीलिए अतः a और b सेम चीज़, एक पूर्णांक है तो पूर्णांक है इसलिए बाईं ओर की संख्या एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, और जब बाईं ओर की संख्या परिमेय संख्या है तो इसको भी परिमेय संख्या होना चाहिए। इसीलिए √2 एक क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। इसलिए क्या है, √2 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। लेकिन हमने तो √2 को अपरिमेय संख्या माना था। इसका मतलब क्या हो रहा है कि इस तथ्य को क्या कर रहा है, यहाँ पे लिख सकते हैं अतः, या फिर अर्थात लिख सकते हैं अतः इस तथ्य को विरोधाभास करता है, विरोधाभास करता है। अब जब इसको विरोधाभास कर रहा है मतलब ये संख्या को नहीं मान रहा है, तो हमने माना था जब परिमेय संख्या है वो उल्टा हो जाएगा। इसीलिए क्या हो जाएगा आपका कि 6 प्लस कितना हो जाएगा, √2 एक क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ऐसे करके इसका क्वेश्चंस बनते हैं सिंपल सा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे √2, √3 और √5 के लिए थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है जो मैंने पहले क्वेश्चंस में डिस्कस किया था, तो सेम टाइप से ही बनेगा और इस टाइप का एकदम सेम सा ऐसा सिंपल सा छोटा सा बनेगा। ठीक है, तो आई होप आज का वीडियो समझ में आ गया होगा। आज का जो लेक्चर था हम लोग का, ये एक मोस्ट ऑफ द डिफ़िकल्ट पार्ट है। ठीक है, जो समझने में बहुत ही मुश्किल होता है स्टूडेंट लोग को, लेकिन मैं कोशिश किया हूँ कि अच्छे से समझा पाऊँ तुम लोग, आप लोग को। ठीक है, तो आप लोग बताना समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, और समझ में आ रहा है तो ज़रूर इसको शेयर करें, लाइक करें, और यदि आप सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी क्या करें, कर ले, ताकि आपको जब भी वीडियो डाला जाएगा ना तो आपके पास क्या हो जाएगा, वीडियो पहुँच जाएगा। देखो, सब्सक्राइब करना आपके फ़ायदे के लिए है। ठीक है, क्योंकि हमने हर दिन क्या कर रहे हैं, लेक्चर बनाने का ट्राई कर रहे हैं। तो जब भी यदि आप सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपको जब भी हम लोग वीडियो डालेंगे तो आपके मोबाइल में एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, कि यहाँ पे वीडियो अपलोड हो गया करके आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका फ़ायदा के लिए है। ठीक है, तो चलो आज का क्लास यहीं तक ख़त्म करते हैं।